नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो कल आपको मिल चुका था कि जो एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएट लेवल का हम लोग सीबीटी टू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसको स्पीड में देख लीजिएगा फटाफट और क्वेश्चन को लगाते चलिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे बैठे और 5 गो सवाल करें। 1 घंटे में आपका 35 सवाल लगभग 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। आप साथ में करते चलिएगा, मजा आपको भी आएगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कुछ जो नया चीज होगा जो आपको पता नहीं होगा वो आप जान भी जाएंगे। ठीक है? तो लेक्चर करने का उद्देश्य यही रखिएगा, बैठ के राहुल सर का मूवी मत देखिएगा। ठीक है? तो चलिए, आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखेंगे आप। यहाँ पे पिछला सेट में ये वाला टाइप हमने छोड़ा था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा था। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स वाई के बहुत क्रमानुपाती है, मतलब एक्स और वाई उल्टा चलेगा। अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा और वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा। ठीक है? एक्स 4 हो रहा है तो वाई 6 हो जाए। एक्स जब 4 है, एक्स का मान जब एक्स और वाई, एक्स का मान जब आपका 4 है तो वाई का मान 6 है। अब वाई का मान 32 हो गया, एक्स का मान आपसे पूछा गया है कि एक्स का मान कितना होगा। तो आप ये बताइए कि इस 6 को 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। 6 में अगर 32/6 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। बन जाएगा सर जी। तो कुछ नहीं करना है, इस 4 में आप 32/6 से भागा कर दीजिए या फिर गुना कर दीजिए उल्टा करके 6/32 से। यहाँ पे 4 से ये 8 बार में, और ये 2 से 3 बार में, और 2 से 4 बार में। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, फटाफट काम खत्म करेंगे, क्योंकि अभी का जो समय है आपको वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो इस समय को सही जगह लगाइएगा, इधर उधर उल्टा सीधा काम में मत लगाइएगा। उम्मीद यही है आपसे। ठीक है? यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है। ये जो 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो नंबरिंग है ये आपका जैसे वहां पे जिसने नंबर पे जो सवाल आया हुआ है वही यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर इसी में से रीजनिंग अलग किया हुआ है। ठीक है? तो रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा। एक्स और वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। ठीक है? 2:3 है आपका। आगे बढ़ेंगे तो किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 43% लाभ अर्जित किया, उसे वस्तु वाई को बेचकर 12% की हानि हुई। तो संपूर्ण लेन देन बताना है। तो कुछ नहीं करना, इस 2 का मान कितना हो जाएगा, हम 2 का मान कर देंगे 200, और इस 3 का मान कर देंगे हम 300। ठीक है? 100 से दोनों में गुना करा दिए। अब इस पे क्या किया, 43% का लाभ अर्जित किया, तो प्लस 43% करेंगे। तो 200 का जब आप 43% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो ये कितने में बेच देगा, 286 में बेच देगा। बेच देगा ना। और इधर आएंगे तो इधर माइनस का 12% करेंगे। 12% है ना, 12% की हानि हुई, तो 300 का 12% निकालेंगे, 36 आएगा। तो 300 में से अगर 36 माइनस कर देंगे तो आपका 264 हो जाएगा। 264 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 200 और 300 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा अगर टोटल क्रय मूल्य का बात करें। और यहाँ पे ही विक्रय मूल्य निकला है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है। तो विक्रय मूल्य देख लीजिए, 6 4 10, जीरो बच गया आपका एक, 8 6 14 और एक 15 की 5, बच गया आपका एक, 2 2 4 और एक 5, कितना हो गया, 500 और 550। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी मत कहिएगा सर जी निकाल के दिखाइए, यहाँ पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है, बटे में 500 क्रय मूल्य हो जाएगा और गुना में 100% हो जाएगा। लो भाई, गुस्सा मत हो। ठीक है? यहां से आपका निकल जाएगा कितना परसेंट का फायदा हुआ। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 93 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 93 से। हम क्या करेंगे, 93 का मतलब क्या हो जाएगा, 93 का मतलब 3 और 31। ठीक है भाई साहब, हम किससे किससे चेक करेंगे, 3 और 31 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले 3 से हम चेक कर लें तो ये 9 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 8 7 15, ये 3 से कट रहा है भाई साहब। 9 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 5 1 6, 8 5 13, ये नहीं कट रहा है आपका। 6 खत्म हो जाएगा और 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 8 8 16, ये 3 से नहीं कट रहा है। इधर आएंगे, 6 खत्म हो जाएगा, 7 5 12 खत्म हो जाएगा, 8 7 16, 5 21, दो गो ऑप्शन आपका बचा हुआ है। अब एगो किसी एक को आप 31 से चेक कर लीजिए, और अगर मान लें कि इसको आपने चेक किया 31 से और ये नहीं कट रहा है, तो फिर आपको आंसर डी कर देना है। और अगर आपने ए को चेक किया और ए कट गया तो ए को ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए, एग्जाम में ज्यादा ट्रिक के भरोसे भी नहीं रहा जाता है। ट्रिक पे आप ज्यादा रहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। वहां पे दिमाग में नहीं आता है कि ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ऐसा लेके चलना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि आप फटाफट कर पाए। तो अगर यहाँ पे हम इस तरीके को बात करें तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, 43/76 करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कितने बार में करेगा, 7 छक 42। तो कितने 6 बार में तो 0.6 आएगा। 0.6 नहीं आएगा, कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, अनुमान हमको मिल जाता है 30 बटे में। अगर हम 74 कर दें तो 7 चौक 28, 4 चौका 16, 296 हो जाएगा। तो ये आपका 0.4 आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 22 बट्टे अगर 61 कर देते हैं हम तो ये 0.3 आएगा। 0.3 कर दिए। और 38 बटे में 51 अगर हम कर देते हैं 51, तो 0.6 जाएगा ना, 0.6 हो जाएगा। यहीं से आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, तो सिंपल सा ऑप्शन डी बड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे तो 7 हो जाएगा भाई साहब। तो ऐसे ही बड़ा दिख गया। अब आप कहेंगे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये जो लिखे हैं हम, आप एग्जाम में लिखने जाएंगे, इसी को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये कितना हो रहा है, 0.5 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, तो 0.4 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, तो 0.3 के आसपास रहेगा। और ये कितना हो रहा है, तो 5 7 35, 38 है, तो 0.7 रहेगा। तो इस तरह से करना होगा एग्जाम में, समझ में आ गया। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। आइए इसको निपटाते हैं। इसको करेंगे हम, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले भाई साहब, तो ये 4 का पावर 2 है और ये 4 का पावर 3 है, तो ये एक वो 4 बच जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 2 बार में खत्म हो जाएगा। और ये गो और ये दो, 3 गो, तो 2 का पावर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, 256 हो जाएगा ना। 4 का पावर 4 आपका 256 हो जाएगा। और गुना में 8। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा 8 छक 48, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ऑप्शन ए मार के आगे बढ़िए ना। फिर काहे आप देर लगा रहे हैं। देर लगाने से कोई फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे आप, 6 8 10 12 का औसत ज्ञात करना है। अब बताइए आप, इसका बिना पेन उठाए इसका आंसर क्या होगा। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे इतना आसान सवाल नहीं आता है। भाई साहब, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी जो 12 13 अक्टूबर को हुआ उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर का कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आता है। आपको जो देखते हैं ना, आप वो 10% 5% सवाल रहता है जो मुश्किल रहता है, और उसी के पीछे आप परेशान रहते हैं। हम बोलते हैं 90% 95% के पीछे परेशान होइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा, 14 10 24, और 24 और 2 26, 10 36 हो जाएगा। 36/4 करेंगे, 9 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गया। तो अगले सवाल पे आ जाइए, फटाफट हिला के मंडी। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठोस अर्धगोला है, क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3 पाई r स्क्वायर जो है, 3 पाई r स्क्वायर, वो 155 दे रखा है। यहां से 3 गुना में 22/7 और गुना में r स्क्वायर बराबर में आपका 155 है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है नीचे 66 है, तो यहाँ पे 22 की 66 नीचे जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 155। और ये 7 आपका ऊपर चल जाएगा और नीचे 66 हो जाएगा। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इससे गुना कर दीजिए। 5 7 35, 5 बच गया 3, और 15 7 105, और 3 108 हो जाएगा। बटे में 66, तो आप ऑप्शन मिलाएंगे सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। 1085/66 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 56 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देंगे, 50% अधिक अंकित करता है। 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब 2 का समान कितना अंकित किया गया है, 3 अंकित किया गया है। ये क्या है, क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। अब बताइए कि ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। हमको लग रहा है डाटा के साथ मिल जाएगा, आप जाकर ढूंढेंगे तो।
10% का छूट देता है। 10% का मतलब 1/10। 10 का सामान कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा, और ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से 10 है और ये कितना है? 3 है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो ये 30 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसको जब हम 20 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पे 20 का खरीद के 18 में बेच रहा है। सॉरी, 30 बनाना है यहाँ पे ना, 30 बनाना है। ठीक है, ये 30 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में खरीद के 27 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 7 का। कितने पे? 56 पे। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 30 है, तो 30 का मान कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझते नहीं हो बात को? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उसके बाट पर लिखे वजन से 37% कम है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 37% कितना आएगा? 37% अगर देखेंगे आप तो 370 ग्राम आएगा। मतलब 370 ग्राम का चोरी करता है। कितने का चोरी कर रहा है? 370 ग्राम का। तो हम क्या बताएं कि जितने का चोरी कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 370, और बटे में क्या लिखेंगे? तो बटे में 1000 में से 370 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा ना। 630, और गुना में 100%। बस बात यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे 3700 और बटे में 63। ऑप्शन देखे आप, तो ऑप्शन देखेंगे, ध्यान से गौर फरमाएंगे तो सब में 63 दिख रहा है। तो अब आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 4×3 = 12 और 6 18 हो गई, इकाई का अंक 8 आ रहा है। 3×3 9 और 6 15, इकाई का अंक 5 आ रहा है। 3 और 6 6 हो रहा है। 8×3 24 और 6 30, इकाई का अंक 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए। एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं। नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक व्यय 260 रुपया बढ़ जाता है, जबकि विद्यार्थी औसत व्यय 10 रुपया कम हो जाता है। मेस का मूल्य दैनिक व्यय कितना है? तो यहाँ पे फटाफट आप बताने का आप कष्ट करेंगे, इसका क्या होगा आंसर। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे, बिना दिमाग लगाए काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 80 विद्यार्थी हैं, तो मान लेते हैं कि कुल खर्च जो है, कुल खर्च जो है पुराना वाला, पुराना कुल खर्च हमने मान लिया। पुराना कुल खर्च मान लिया कि 100 रुपया है। कुल खर्च 100 रुपया है। ठीक है, और विद्यार्थी कितने हैं? तो विद्यार्थी आपके 80 हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई साहब? विद्यार्थी गुरुजी 80 हैं। ठीक है, ये एक्स है और ये 80 है। तो अगर औसत व्यय हम निकालें कि पुराना वाला औसत व्यय कितना है, तो पुराना वाला औसत व्यय जो होगा x/80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पुराना वाला अगर औसत व्यय का बात करें तो x/80 हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे अब कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो विद्यार्थियों की अब संख्या जो हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या वो अब कितनी हो जाएगी? तो 30 विद्यार्थी बढ़ गए, तो 80 + 30 हो जाएगा ना। तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 110 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब आपके कितने विद्यार्थी हो गए? एक्स एक्स प्लस 80 + 30 210 हो जाएंगे। अब नया खर्च अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि मेस का दैनिक व्यय 260 रुपया बढ़ जाता है, तो x + 260 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नया खर्च का बात करें तो नया खर्च आपका पहले से x था, अब 260 रुपया बढ़ गया, तो x + 260 हो जाएगा। अब अगर औसत व्यय का बात करें हम तो x + 260 और बटे में कितने हो जाएंगे? बटे में 110 हो जाएंगे। 110 विद्यार्थी है। अब यहाँ पे बोला है कि दो प्रति व्यक्ति दैनिक औसत व्यय 10 रुपया कम हो जाता है। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 रुपया आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? ये ज्यादा है, ये कम हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही करना है। x/80 और माइनस का x/में x + 260 और बटे में 110 बराबर में 10। बस बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। x का मान जो आ जाएगा वही आपका, x का मान यहाँ से निकाल दीजिए फटाफट। क्या आ जाएगा? कोई बताएगा?
यहां से अगर हम बात कर ले भाई साहब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 880 कर देते हैं। 880, तो 11 बार में 11 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 8 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 0। और 8 छक 48, 8 बच गया 4, और 2 8 16, और 4 20 हो जाएगा। बराबर में इधर 10 है। इसको इधर लेके आएंगे तो 8800 हो जाएगा ना। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8800 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 880 था, और 10 से गुना हो गया 8800। इसको उधर लेके चल जाइए तो यहाँ पे ये दोनों कितना दे देगा? 3 एक्स दे देगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? तो ये 0 और ये 0 0 हो जाएगा। 8 और 0 8 हो जाएगा। 0 और 8 8 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। तो बटे में अब 3 कर लीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 108880 बटे में 3। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। 1 और 8 है। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 11 एक्स माइनस 8 एक्स। 8 एक्स से गुना किए 3 एक्स। इसको जोड़ने में तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है। 3 3 9, 3 6 18, और फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे अगर बात कर लें, 3 6 18 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 और 0 हो जाएगा। तो 2 और 0 अगर यहाँ पे हम बात करें, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा? 3 6 18, और दशमलव, निकटतम दहाई तक पूर्णांकित ज्ञात बताना है। तो दहाई तक बताना है, तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन लेके चलना होगा। गड़बड़ नहीं है, सही है। 3630 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? ऑप्शन आपको निकटतम लेके जाना है। ध्यान से देखिए, निकटतम दहाई तक बोला है, तो दहाई तक में आपका 3626 आ रहा है। तो 3630 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी उत्पाद पर 10%, 15% और 20% की तीन क्रमागत छूट देती है। वह एकल छूट समतल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 10% है। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। मतलब 10 का समान 9 में। फिर 15% है तो 3/20, 20 का समान 17 में। और 20% है तो एक 5 का समान 4 में। 20 × 25 100, और 10 से 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, और 17 में 36 से गुना कर दे तो 17 छक्का 102। 2 हो गया, बच गया 10, और 17 × 3 = 51, और 10 × 61। यहाँ पे अगर घटा दे, 10 में से 2 घटा 8 बचा, और यहाँ से 9 में से 1 घटा 8 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 6 घटा 3 बचा। बटे में आपका 1000 आ जाएगा, और गुना में 100%। तो यहाँ पे 38.8% आ रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चले। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल ध्यान से देखिए, बहुत ही टुच्चा सा सवाल है। सेकंडों में निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ये 6 बाहर निकल जाएगा, और माइनस ये 3 बाहर निकलेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और माइनस का 11, तो 16 6 22 हो जाएगा, और माइनस का 26 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? कि कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़े ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल ये भी पिछला टाइप में आया हुआ आपका। 7 × 7 और 3 10 हो जाएगा। 7 × 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 10/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 है, प्लस का 7/10 हो जाएगा, और माइनस का 3/5 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 30 ले लीजिए। तो यहाँ से 3 से 10 बार में तो ये 20 हो जाएगा, प्लस का ये 3 बार में तो ये 21 हो जाएगा, और माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 20 3 23, 23 23/30 है।
कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई साहब? अच्छा, यहाँ पे 3/2 है, सॉरी। ओहो, ऐसा ऐसा मिस्टेक होते रहता है। टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। 7 कम 7 और 3 10। 7 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 है आपका, प्लस का 7/10 हो जाएगा, और माइनस का 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 अब एलसीएम हो जाएगा। 15, प्लस का 7 और माइनस का 6। 15 7 22, 22 में से 6 घटेगा, 16/10 हो जाएगा। 16/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो अगले सवाल पे आ जाइए। इस तरह के टुच्चा टुच्चा सवाल आ रहे हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है। 12 15 और 20 में प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती हो और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर हम ले लें, अगर हम यहाँ पे जो भी हो, 5 शेषफल बच रहा है ना, और इसको 4 से भाग देना है, तो जो 5 शेषफल बच रहा है इसको वापस 4 से भाग दे देंगे, शेषफल 1 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आपके नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो याद होगा कि यहाँ 5 शेषफल बचा रही है, 4 से भाग देना है, 1 बच जाएगा। लेकिन अब अगर आप ज्यादा प्रोसेस से करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा, और 60 के बाद 5 शेष बचता है तो 65 हो जाएगा, और 65 को 4 से भाग दे लीजिए, 16 चौका 64, एक आपका शेषफल बच जाएगा। बात समझ में आ गया? जो शेषफल बचाता है वो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना है? इसका एलसीएम 60 हो गया। 60 में 5 शेषफल बच रहा है, तो 5 जोड़ देंगे, और उसके बाद उस संख्या को 4 से भाग देना है, तो 65 को 4 से भाग दे दिए। अगला सवाल पे आ जाइए। रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पे, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 48 और 12 60 है, और 25 85 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 85% खर्च करता है तो हम मान लेते हैं कि 1000 है। ठीक है, कितना है? 1000 है। तो 1000 का 85% 850 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा 150। और 150 का 60% वो खर्च कर रहा है, तो 60% खर्च कर रहा है मतलब 40% बचा रहा है। तो 40% जो बचा रहा है वही बताना है। तो 60 रुपया बचा रहा है। 60 रुपया बचा रहा है मतलब 60 रुपया जो है वो कितना परसेंट है 1000 का? तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? एक नाव की धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। धारा की चाल बताएं। धारा की दिशा में 25, तो मतलब कि एक्स प्लस वाई कितना है आपका? एक्स प्लस वाई आपका 25 है भाई साहब। और आगे धारा की विपरीत दिशा मतलब एक्स माइनस वाई कितना दे रहा है? एक्स माइनस वाई 15 दे रहा है। धारा का चाल बताना है मतलब वाई का मान बताना है, तो इसमें से दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है और टुच्चा सा सवाल इसको कहेंगे हम। ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। 4/2 है, और ये भी 4/2 है, तो 8/2, तो 4 बच जाएगा, तो 4x² हो जाएगा। इसके साथ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस का 4x और माइनस का 7x, तो माइनस का 3x बच जाएगा। और यहाँ पे ये 1 है और वहां पे वो 3 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 दे देगा। तो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो माइनस लगा हुआ है, ये भी 4 में माइनस लगा हुआ है, 2 में माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे यही एक ऑप्शन है जिसमें आपका सही बैठ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 13 घंटे में तय करता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसका औसत चाल बताएं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कुल दूरी। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 13 घंटा तो 39 किलोमीटर चलेगा, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटा, तो 15 × 90 किलोमीटर जाएगा। और टोटल टाइम कितना है? तो इधर 13 घंटा और इधर 15 घंटा, तो 13 और 15 28 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 9 3 12, 129/28 हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन से निपटाएंगे। 8 × 5 = 40, 7 इकाई का अंक आ रहा है, वहां 9 है, 8 × 32 ये बन रहा है आपका
8 एकम 8, 7 15, 8 8 64, 4 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 8 चौका 32, इकाई का अंक 2 आया, 2 में 7 जुड़ेंगे 9 आ जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ पे 9 है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहे किसी मान में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, निवल वृद्धि प्रतिशत 32%। याद है? 10 प्लस 20 प्लस का 10 गुना 20 बटे में 100, 20 10 30 और 2 32। समझ गए? अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। कर संख्याओं 5, 155 और 83 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 5, 155 और 83 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो ये 5 तो इसमें भी है ना? 31 गुना 5 है और ये 83 है, तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है ना। तो अगर हम 155 में 83 से गुने कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 बच गया एक, 5 3 15 3 45 और एक 46 हो जाएगा। 8 5 40, 0 बच गया 4 और 15 बाटू 120 और 4 124 हो जाएगा भाई साहब। 5 6 4 4 8 1 2 8 6 5 हो जाएगा, 1 2 8 6 5, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चले, तो अगले सवाल पे आ जाइए। शुद्ध घी का मूल्य 46 रुपए प्रति केजी है। एक बेईमान दुकानदार इसमें 43 रुपए प्रति केजी वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इसे मिश्रण को 80 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है। बार बार बोलते हैं कि इसमें एलिगेशन लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब क्रैमुल क्रैमुल हो और बिक्रैमुल बिक्रैमुल हो। तो यहाँ पे अगर ये देखे तो ये क्रैमुल है, इसका 86 रुपए, आगे 43 रुपए क्रैमुल है, लेकिन ये क्या है? बिक्रैमुल है। कितने परसेंट पे? 60% का लाभ हो रहा है। तो जब 60% का लाभ हो रहा है तो 160% पे बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो कितने बेचा गया? 80 में। तो ये 80 से 2 बार में और ये 80 से 1 बार में, तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान आपका 50 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा भाई साहब। अब क्रैमुल आपका 50 है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 86 है और यहाँ पे कितना है? 43 है, और बटे में यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7:36 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल करे, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करे। ऐसा सवाल है यार, फिर भी तुम लोग कहोगे कि सर जी 12100 है, दर बताना है। 0000 काट दो, 2 साल टाइम है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 10 से 1 साल में 11 हो रहा है, कितने का ब्याज मिला? एक का कितने पे? 10 पे। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। फिर भी कहोगे सर जी, जोर से चिल्ला, ऐसा ऐसा सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। तीन संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो नया माध्य बताओ। बताओ कितना समय लोगे? नया माध्य कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 15 में 2 जोड़ देंगे। अगर कहता कि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो 15 से 2 घटा देते। अगर यहाँ पे कहता प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दे तो 15 में 2 से गुना कर देते। अगर कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दे तो 15 में 2 से भाग कर देते। बात समझ में आ गया? एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जब भी इस तरह से सवाल आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। वहां पे ये आपका क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो कुछ नहीं करना है, 1/2 और गुना में आधार गुना ऊंचाई, 48 गुना 189 हो जाएगा। बाकी उसको हाइपोटेनियस को छोड़ देना है। 2 से ही 24 बार में, पिछला सीट में भी आया था। यहाँ पे अगर बात कर ले तो 189 गुना में 24 अगर हम कर दें, 9 चौका 36, 6 बच गया आपका 3, 8 चौका 32, 3 35 बच गया आपका 3, 4 एक कम 4 और 3 7। यहाँ से 9 दूना 18, 8 बच गया 1, 8 दूना 16, 1 17 बच गया 1, 2 एक कम 2 और 1 3। तो यहाँ पे 6, 8 5 13, 3 बच गया 1, 7 7 14 और 1 15, 5 बच गया 1, 3 और 1 4, 4 5 3 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया? बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। पी की आयु 25 है, तो क्यू पी से कितने वर्ष बजा है? गजब 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 गजब। 5:9 है भाई साहब। कितना है? 5:9। पी की आयु 25 है, कितना गुना है? 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो।
5 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 वर्ष हो जाएगा। किधर है? अच्छा, बोला है कि पी के क्यू जो है पी से कितना बड़ा है, तो 20 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बेहतरीन सा सवाल आपके स्क्रीन पे है। कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा इसको? अगर यहाँ पे हम देखें तो ई कितना देगा? तो ई भाई साहब 2.4 है, और बटे में 1.2 करेंगे, डेसिमल खत्म हो जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 मिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा ना, 0.45 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, इसका भी काम खत्म, 0.45। इधर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो यहाँ पे 0.2 है, इंटू में 4.8 है, और डिवाइड करेंगे तो इंटू में 1/2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों डेसिमल को हटाइए, बटे में 100 कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 0.48 बचा, ठीक है, 0.48 बचा, तो आपका बचा क्या क्या, 0.5 प्लस का 0.48 और माइनस का 0.45। तो यहां से अगर इसको हम कर दें तो ये 0.5 है, और इसको घटाएंगे तो ये कितना देगा, 0.05 है ना, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे कितना दे देगा, 0.03 दे देगा। तो इसको जोड़ेंगे आप तो 0.53 आ जाएगा। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं है खुद पे, ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो अभी इसको देखना नहीं है, इसको आंसर करके बता दो, पक्का गलती कर दोगे, देख लो करके। अगला सवाल पे आ जाइए। कह रहा है 10,000 के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष बाद दे मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही टुच्चा सा सवाल है भाई साहब। यहाँ पे 6% की वार्षिक है, अर्धवार्षिक लेना है तो 3% हो जाएगा, प्लस 3% 6, और प्लस का 3 × 3 और बटे में 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0.9 हो जाएगा ना, 0.09 रहेगा ना, 6 + 0.09 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.09। अब इतना परसेंट निकालना है आपको, तो इतना परसेंट निकाल लीजिए, 4 जीरो है, गुना में 6.09 और बटे में 100, और ई हटाएंगे तो एक और 100। यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 609 रुपये का ब्याज मिलेगा। जोड़ दीजिए, 609 किधर है, ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट कह रहे हैं, बार बार इसको याद कर लेना, ठीक है, अगर ना भी समझ में आए तो तरीका रट जाना, पक्का एक क्वेश्चन इससे मिलने वाला है, रेलवे को इससे प्यार हो गया है। एक बस डिपो में प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती हैं और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है, यात्री की चाल बताएं। तो कुछ नहीं करना है, 24 के स्पीड से जा रहा है तो 24 गुना में 8/60 कर देंगे, ये जो है उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे इस कवर करेगा दोनों मिलके, 24 प्लस एक्स कर दिए बराबर में, यहाँ पे 6 मिनट के अंतराल पे, तो 6/60 मतलब 1/10 हो जाएगा। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो, 4 से काट दो 2 बार में, और 4 से काट दो 15 बार में, 3 से 5 बार में, और 3 से ही कितने बार में, 8 बार में। तो ऊपर में कितना हो गया, 8 दूना 16 और 5 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में 16 और नीचे में ही 5 आके गुना होगा, 24 × 5 = 120, और प्लस का 5x हो जाएगा, बराबर में इधर 1/10 है, इधर आ जाएगा तो 160 है, तो 120 प्लस 5x बराबर में ही 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ गया आपका, 160 माइनस का 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देख लीजिए। एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, ये गड़बड़ कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो गड़बड़ गोरबर कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, गड़बड़ कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगना चाहिए वो लग नहीं रहा है, और आंसर कुछ और लगा करके दिया गया है। बाकी जो रिवाइज आंसर किया आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या किया गया है, इसमें गलत है कि सही है। अगर गलत नहीं होगा तो फिर आगे बात बढ़ेगा, ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। हम जो लगाए हैं वो गड़बड़ लग रहा है, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगा था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल इस टाइप का डाले हुए हैं सब। यहाँ पे 7 × 7 और 3 10,
तो 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ से 5/4 है आपका, प्लस का 7/10 और माइनस का 4/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना ले लें? 20 30 60 ले लेना, 60 एलसीएम। तो 15 × 5 = 75 और 42 और माइनस का 80। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। ओह ओह ओह, अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे हम कर दें तो ये 18 18 इसमें से घटा दें तो कितना बच जाएगा? कुछ तो लोचा है। माइनस का 4/3 है, 20। 15 × 5 = 75। अच्छा यहाँ पे 42 होगा ना यार, यहाँ पे 42 होगा। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 5 अदू 7, 7 × 4 = 11, माइनस का 80 है, बटे में 60 है। कर लीजिए, 7 बच जाएगा, 37/60 आ जाएगा। 37/60 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे टोटल सवाल का, तो एक बार बना लीजिएगा। कह रहा है इनमें से किससे विभाज्य है, तो किससे विभाज्य है अगर हम बात करें, किससे विभाज्य अगर इसका हम बात करें तो ई क्या है? ई 12 × 9 है, ये आपका 13 × 9 है, और ये आपका 11 × 9 है ना? मतलब 9 लगभग सब में है ना? तो 9 से हम चेक कर लेते हैं, 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। 9 9 से चेक हो गया। अगर यहाँ पे 12 से कटता ही भाई साहब, अगर ये 12 से कटता तो 4 से भी कटेगा, और 4 से कटता तो ये 2 अंक कटता, मतलब इससे तो बात बनने वाला नहीं है। अब 11 का आसान है, तो 11 का हम पहले चेक करेंगे। तो 11 का पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ले लें तो 8 और 1 9, और 9 18 हो जाएगा, और 9 6 15 और 3 18, 18 18 जीरो आ गया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। बात ही खत्म हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंटेनर ए में 30 लीटर दूध है जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है, और कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है? तो पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो 30 लीटर है और 40 रुपए प्रति लीटर है, तो 30 चौका 1200 हो जाएगा। 30 में 40 से गुना करेंगे। 50 लीटर है और 50 लीटर है, 50 रुपए प्रति लीटर है, तो 2500 हो जाएगा। और टोटल दूध कितना है? तो टोटल इधर 30 लीटर है और 50 लीटर 80 लीटर है। तो यहाँ जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 370 बटे में 8। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 चौका 32, 5 और 0 8 छक्का 48, 8 दूना 16 और 8 पचे 40। तो यहाँ पे पूछा है कि मिश्रण की जो प्रति लीटर औसत कीमत है और कंटेनर ए के, तो कंटेनर ए का कितना रुपए प्रति लीटर है? 40 रुपए। इससे कितना अधिक है? तो 6.25 अधिक है, 6.25 अधिक है, जो कि ऑप्शन डी में है। अब जल्दीबाजी में क्या दिखता है? तो यहाँ पे 6.25 यहाँ पे भी है, और जल्दीबाजी में कितने लोग इसको भी आंसर करके आते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 360 रुपए अधिक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। जाके क्वेश्चन खोजिएगा, सीट में मिल जाएगा। और आप लोग कहते हैं यार क्या ही बात करते हो। यहाँ से 8 3 24% हो जाएगा, और इधर 6 3 18% हो जाएगा। यहाँ पे कितने का अधिक है? 6% अधिक है, और क्वेश्चन कर रहा है 360 अधिक है। तो ये का मान कितना हो जाएगा? 60। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 6000। 6 का मान 6000 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए, हिला के मुंडी। यहाँ पे भी पिछला शिफ्ट में भी बताए थे कि इस टाइप का जो सवाल है वो गलत है, और ये भी वही है। आप देख सकते हैं जाके पिछला शिफ्ट में भी टोटल 17 क्वेश्चन का पीडीएफ हम डाल देंगे चैनल पे, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आ जाइए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कौन कौन बताएगा? पहले एक बार कमेंट करके बता दो तभी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आधा से ज्यादा को नहीं याद होगा, अफसोस इसी बात का है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया का बात करें CSA का, तो क्या होता है? पाई आर एल होता है।
और टी ऐसे यहाँ पे बात किया है, तो हम क्या बताए हैं कि उसमें कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है पाई आर एल, और प्लस का क्या होता है, तो प्लस में इसमें टॉप और बॉटम का एरिया हम ऐड कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। यहाँ पे शंकु का बात किया गया, शंकु के ऊपर में पॉइंट होता है तो उसका कुछ करेंगे नहीं, नीचे में क्या होता है, सर्किल होता है, तो सर्किल होता है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एल का बात किया गया है, यहाँ पे एल दिया नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपका शंकु है भाई साहब, ये आपका त्रिज्या 8 है और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बस बात खत्म। यहाँ से पाई के टर्म में आंसर है आपका पाई हो जाएगा, गुना में आर आपका 8 है, एल आपका 17 आ गया, और प्लस का पाई है, और आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 17 बाटू कितना हो जाएगा, 7 बाटू 56, 6 बच गया 5, 136 हो जाएगा ना। 136 पाई और प्लस का 64 पाई, कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा, 6 4 10 जीरो, और 13 6 19 और 1 20, तो 204, 200 पाई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और इसी के साथ इस सभा की हम समाप्ति का आपसे आग्रह करेंगे कि इस सभा को समाप्त किया जाए। मिलेंगे आपसे फिर अगले सभा में, ठीक है ना, कुछ आपके लिए बेहतरीन लेकर के, बशर्ते कि आप चैनल को पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सकरपारा सकरपारा सकर बड़ाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।